दी अमन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। जय हिंद। वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको आज का अपडेट एक बार जल्दी से दे देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पार्टी का नामकरण किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम माओवादी लीग कांग्रेस। याद है आपको? माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस, कुछ भी कह लीजिए। हालांकि अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब, प्रधानमंत्री को कांग्रेस के वंदे मातरम का जो स्टैंड है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को एकदम सही साबित कर दिया। कैसे? माओवादी प्रधानमंत्री ने कहा तो कांग्रेस के नेता खुलकर कह रहे हैं साहब कि हम भी नक्सली, हम लोग प्राउड नक्सली। और दूसरा, वंदे मातरम को लेकर जो कांग्रेस का स्टैंड है उसमें CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक प्रस्ताव का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिसमें वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंदों को ही गाने की बात कह दी गई है। ये ऑफिशियल हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि इसको लेकर सवाल भी पूछे गए, जिसको लेकर कंफर्मेशन आ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रस्ताव में वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंदों का ही जिक्र किया गया कि वही 2 छंद जो 1937 में जो पास हुए कांग्रेस की बैठक में, उन्हीं 2 छंदों को गाया जाएगा। बावजूद इसके कि संसद द्वारा पारित कानून और संसद द्वारा पारित कानून में सभी 6 छंदों के गाने की और उसके सम्मान की अनिवार्यता का प्रावधान उसमें किया गया है। हालांकि इसी CWC यानी कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। जो दिल्ली में हुआ वही उसके बाद गोवा में हुआ। लेकिन वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की सोच क्या है? उधर झारखंड में क्या हो रहा है? क्या झारखंड में छात्रों के साथ गेम कर रही है हेमंत सरकार? क्योंकि जो झारखंड में हुआ उसके बाद अब छात्र कोर्ट का रुख कर चुके हैं सरकार के फैसले को पलटने के लिए। तो कल को अगर सरकार के फैसले पर स्टे कोर्ट लगा देता है तो हेमंत सरकार ये कह सकती है कि हमने तो छात्रों के लिए किया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो क्या ये सारा फिक्स्ड प्लान है? वंदे मातरम से लेकर झारखंड तक इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर डायलॉग से संजय दीक्षित होंगे आज के मेहमान। नमस्ते। अमन चोपड़ा दी अमन पॉडकास्ट ऐप से स्वागत है सर। थैंक यू सर। तो अब हम आराम करते हैं और ये हम एक डुअल फॉर्मेट ट्राई करने जा रहे हैं आज से। और हर हफ्ते हम लोग आपसे मिलेंगे। दिन हम तय कर लेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को सूचित भी कर देंगे। और आरंभ करने से पूर्व सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को और अमन चोपड़ा जी की टैप चैनल को, इनको दोनों को आप सब्सक्राइब करें। आपको ये भी याद दिला दें कि दी जयपुर डायलॉग्स का एनुअल फेस्टिवल 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा। उसमें आप सभी आमंत्रित हैं रजिस्टर कराने के लिए। और इस बार अमन जी भी उसमें आएंगे, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है जी। तो अमन जी, वंदे मातरम का मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है। आज तो अमित शाह भी मैदान में कूद पड़े। बहुत रोचक हो गया सर, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी लॉस और एक अपॉर्चुनिटी दोनों है। अब मैं इसको मैंने तो खैर इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च जब मैं कर रहा था तो आचार्य प्रमोद कृष्णन से मैंने कल बात करी इस पर। उनकी थ्योरी बड़ी दिलचस्प थी, बहुत ही अद्भुत थी। उनका ये कहना था कि ये कांग्रेस के पास एक भूल सुधार का मौका था। इतिहास में जाएंगे तो आप मेरे से बेहतर बता सकते हैं। 1937 जिन्ना के दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में। अब आरंभ तो उसका 1923 से है। 1923 से है। उससे पीछे फिर 1896 जी कलकत्ता अधिवेशन का सबसे पहली बार गाया गया। वो तो गाया गया पहले, लेकिन 1923 की बड़ी रोचक घटना है। उस समय जब गांधी जी पूर्ण आत्मसमर्पण के मूड में थे मुस्लिम लीग के सामने या मुसलमानों के सामने कहा जाए, तो उन्होंने मोहम्मद अली जौहर, आप मोहम्मद अली जौहर से आप सभी परिचित हो गए हैं आजम खान के कारण, तो मोहम्मद अली जौहर को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था। गांधी जी उस समय करते थे कि आप जाएंगे, पुराना मेरी किताब है वो, यदि कभी आप देखें तो मैंने उस समय के विषयों पर चर्चा की है और कश्मीर के विषयों पर चर्चा की है। उसका नाम है अनब्रेकिंग इंडिया, हिंदी में भी है वो। तो मोहम्मद अली जौहर को उन्होंने उस पूर्ण आत्मसमर्पण की मुद्रा में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और मोहम्मद अली जौहर आए और वहां पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जैसी की परंपरा थी, वंदे मातरम से ही अधिवेशन आरंभ होता था
वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का या CWC की मीटिंग। तो जब उन्होंने गाना आरंभ किया तो मोहम्मद अली जौहर ने ऑब्जेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट किया था, यस। ऑब्जेक्ट कर दिया तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने मोहम्मद अली जौहर को कहा कि ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है, ये कांग्रेस का मंच है और यहाँ पर वंदे मातरम गाया जाएगा, पूरा गाया जाएगा। और उन्होंने गाया। मोहम्मद अली जौहर बायकॉट करके, अध्यक्ष होते हुए उसका बायकॉट करके मंच से उतर गए और बाद में जब विष्णु वंदे मातरम पूरा हो गया तब चढ़े। अब ये मतलब काफी कहें कि इसके मिक्स्ड सा इतिहास है। और 1937 का तो अब सभी जान रहे हैं लोग, जिन्ना का जो पत्र है और नेहरू जी का जो उनको उत्तर है वो सब दिख रहा है। लेकिन आज भी कुछ खास बदला नहीं है। मतलब मेरा जो टेक था, जो जिस पर हम लगातार बात भी कर रहे हैं, आज भी कुछ खास नहीं बदला है। सबसे बड़ी बात, इसको कुछ लोग बता रहे हैं कि ये शाहबानो टाइप्स हो रहा है फिर से। उस वक्त भी जो है संविधान से बड़ा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको पलट दिया गया संसद के जरिए। यहाँ भी ये जो फैसला, ये तो कानून बनाकर जिस पर बहस हुई, सब कुछ हुआ, संसद द्वारा पारित किया गया। ये ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने फैसला सुना दिया, ये तो संसद द्वारा पारित हुआ। अब इस संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ या उसके ऊपर CWC का प्रस्ताव, ये तो इसलिए शाबानो टाइप्स हो गया, नंबर एक। नंबर दो, ये तो जैसे होता है ना कि हम लोग हमेशा कहते हैं वो लाल किताब संविधान, संविधान लाल किताब लेकर चलते हैं राहुल गांधी जी, उनके जेब में भी रहती है, हर जगह वो ऐसे दिखाते रहते हैं। वो लिटरली शायद उनके संविधान उनकी जेब में ही है, वो समझते हैं संविधान मेरी जेब में है। इसलिए अब इसके ऊपर जो ये प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि 2 छंद ही गाए जाएंगे, इसमें ना 2 चीजें हैं। एक तो ये समझ में आ गया कि वो कुर्सी वाला खेल नहीं था, वो जो पहले हो रहा था ना, कुर्सी नीति, खड़गे जी की कुर्सी ढूंढ रहे थे, हालांकि वो 38 मिनट तक कुर्सी नहीं आई थी। पहले चल रहा था कि कुर्सी नहीं है खड़गे जी की, तो अचानक से सोनिया गांधी जी को चिंता हुई थी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके हाथ बोला, तो शायद कुर्सी नहीं थी। कुर्सी वो गोवा भी नहीं पहुंची थी। वैसे कुर्सी की कमी गोवा में भी जब हुआ, वहां पर भी कुर्सी नहीं थी। पहले कहा गया कुर्सी तो जो कुर्सी थी भी, तो भी वो करीब 48 मिनट तक बोले थे राज्यसभा में। हाँ बोले थे, यस। नहीं, अगर कुर्सी की कमी थी तो गोवा में भी कुर्सी जा सकती थी। ऐसा तो है नहीं, पता नहीं था 3 मिनट 10 सेकंड के लिए खड़ा होना होगा या नहीं होना होगा। बहरहाल, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये एक मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है। हम लोग यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं, इस पर वाद विवाद संवाद होता है, आपसे भी जब बात हो रही है, जितने भी एक्सपर्ट से बात होती है, सबको कहता है कि आप इसी ट्रैप में फंसते हैं। आपको लगता है कि ये करके आप 2-4 गाली दे देंगे कांग्रेस पार्टी को, आप कहेंगे नहीं गलत है, देश, कांग्रेस यही चाहती है। कांग्रेस इसी मैसेजिंग को इको करना चाह रही है। कांग्रेस ये मैसेजिंग पहुंचाना चाह रही है कि संजय दीक्षित आकर बोले देखो कांग्रेस ने क्या कर दिया, कांग्रेस, या अमन चोपड़ा आकर बोले, आचार्य प्रमोद कृष्णम आकर बोले देखो कांग्रेस वंदे मातरम की विरोधी है, वंदे मातरम के 2 ही छंद गाएंगे, ये आप तुष्टीकरण के चक्कर में कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कर रहे हैं, यूपी चुनाव के चक्कर, यही तो चाहती है कांग्रेस। हम लोग उसी ट्रैप में शायद आते हैं, और वही ट्रैप मैं इससे सहमत नहीं हूं। नहीं, ये सोच रहे हैं कि साहब ये हमको ट्रैप कर रहे हैं, तो खुद ट्रैप में फंस रहे हैं ये। क्योंकि आज तक भारत के मान बिंदुओं का और भारत के प्रतीकों का अपमान करके कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जो द्रविडियन पार्टीज हैं, वो द्रविडियन पार्टीज तक भी विरोध नहीं कर रही हैं। यस, कांग्रेस कर रही है। आप ये देखें कि MIM भी नहीं कर रही है, उसको भी ज्यादा समझ है। नहीं, ओवैसी को पीछे छोड़ दिया राहुल ने, तो ये राहुल अब ये गांधी ने सोचते ओवैसी हैं को कि साहब पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल। तो ये तो है, आपने जो पहले कहा ना, उससे मैं सहमत हूँ कि ये इनका शाहबानो मोमेंट है। ये शाहबानो मोमेंट है। लेकिन सर इसमें पता है संजय जी, मतलब आप सहमत नहीं हैं, लेकिन मेरे विचार ये हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेजिंग इस ट्रैप के जरिए हो रही है जो कांग्रेस कराना चाह रही है। आप कहेंगे कि भारत के मान बिंदु, भारत की संस्कृति सभ्यता का अपमान करके कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब 20% के चक्कर में, यूपी के चक्कर में ये सब टाइमिंग ये नहीं हो रही होती। ये भाई, ये विरोध तो मुस्लिम लीग का तो था, ये तो आपको भी पता है, तो जितने भी दर्शक इस वक्त हैं, तो ये तो नाराजगी जो है थी, देवबंद की नाराजगी थी, मुस्लिम लीग की नाराजगी थी, जिन्ना की नाराजगी थी, छंदों को लेकर, उसमें देवी पूजा, मूर्ति पूजा, दुर्गा, माँ दुर्गा का, तो एंटी इस्लामिक फतवा, ये सब है। अब अगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और उसको जितना इको मिल रहा है, तो वो जहां मैसेज देने की कोशिश है वहां मैसेज जा रहा है। फायदा होगा नहीं होगा वो आप बता सकते हैं,
कि कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा मैं तो कुछ ये नहीं? देखता हूँ कि एक वो पुरानी कहावत है ना कि यार जो आपके समझदार व्यक्ति होता है भाई, कि समझदार राजनेता वो होता है कि वो इंक्रीमेंटल वोट लाए। जो वोट उसके पास है वो तो उसके पास है, कुछ कोर वोट होता है जो कहीं नहीं हिलने वाला। तो ये करने से संदेश तो ये जाता है कि भाई इनके पास कोर वोट भी नहीं है। इंक्रीमेंटल वोट की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि ये कोर वोट को ही रिझाने में लगे रहते हैं हर समय। कोर में भी जिसको बहुत इनका सारे कोर कोर है वोट ना। माना जाता है उसको रिझाने में लगते रहते हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि इनकी प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं। इनकी प्रतिस्पर्धा तो जो रीजनल फोर्सेस हैं उनसे ही है, क्योंकि मुस्लिम वोट के दावेदार तो जो रीजनल बहुत सारे। पार्टीज हैं वो हैं, हम्म। या मुस्लिम या और माइनॉरिटी वोट की जो दावेदार हैं वो तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो हैं। तो आप उन्हीं को बार बार क्यों मैसेज देते हो? उन्हीं को बार बार क्यों मैसेज देते हो? क्योंकि कोर में बड़े सारे कोर हैं संजय जी, वो आपको पता है। इसका मतलब है कि कोई कोर नहीं है, मतलब कोई यही कोर ना, नहीं है। कोर में कोई बड़े कोर सारे नहीं कोर है। हैं। अभी खासकर यूपी में कोर बड़े ध्रुव हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे ओवैसी है। तो ये तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, 80 टुकड़े टुकड़े, 20 टुकड़े टुकड़े, ये 20 में बंटवारा है। और उसी 20 को पोलराइज करने के लिए क्या ये वंदे मातरम वाला प्लैंक है? ये हो सकता है, वो तो है, वो तो क्लियर दिख रहा है। लेकिन कल एक बड़ी दिलचस्प बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे, वो तो हाँ, प्रियंका। मैं जानना चाहूंगा कि आचार्य हाँ हाँ प्रमोद कृष्णम से आपकी बात क्या हुई, क्योंकि वो हाँ तो हाँ इनसाइडर रहे हैं। हाँ 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 वो हाँ प्रियंका ग्रुप के माने जाते थे उस समय, फिर हाँ। बाद में उन्होंने जो है वो दुखी होकर छोड़ दिया, और हम्म कई हम्म सारी अंदर की बातें वो बताते रहते हैं। हम्म। तो एक जो तो सबसे बड़ा था उनका पूरा 50 मिनट के पॉडकास्ट में, एक उन्होंने कहा कि विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। तो उनके निशाने पर जो सोनिया गांधी की विदेशी माता, विदेशी मूल की हैं, सोनिया गांधी विदेशों में पैदा हुई हैं, टेक्निकली वो भारतीय हैं, टेक्निकली उनके पास पासपोर्ट है, टेक्निकली वो नागरिकता ले चुकी हैं। हालांकि वो नागरिकता भी कब हुई थी, वोटर आईडी कार्ड पहले बाद में बना था, वो अलग विवाद है। लेकिन वो उनका ये कहना था कि सोनिया गांधी को पर्सनल प्रॉब्लम है ब्रांड इंडिया से, भारत से। अब मैंने पूछा, आचार्य जी आप तो पार्टी में रहे हैं, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप तो उन्हीं की सेवा में लगे हुए थे, फिर आप ऐसे लोगों की सेवा में कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि सोनिया गांधी को ब्रांड भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का कल्चर, ब्रांड भारत से प्रॉब्लम है। वो विदेश विदेश में पैदा हुई हैं, भारत ने उनको स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने भारत को स्वीकार अब तक नहीं किया। तो मैंने बोला ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि वो ये चाणक्य और वो जो उन्होंने जो बताया जाता है, उन्होंने कहा कि विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। तो फिर मैंने कहा फिर ये बात तो फिर प्रियंका पर भी लागू होती है। तो वो थोड़ा कपकपा गए। मैंने बोला अच्छा ये कैसे हो गया कि संतान में से पुत्र आता है, पुत्री नहीं आती? क्योंकि वो प्रियंका वाड्रा के तो वो तो चाहते, वो कह रहे कि भाई हम तो चाहते थे प्रियंका को लीड दी जाए, प्रियंका आगे बढ़े। अब उनका ये भी कहना है कि CWC में जो प्रस्ताव से लेकर ये जो गोवा में हुआ, ये जो दिल्ली में हुआ, या जो दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, इसके पीछे राहुल है और प्रियंका वाड्रा की घोर असहमति है। बोले मैं एज इनसाइडर आपको बता रहा हूं, प्रियंका वाड्रा की घोर असहमति है। मैंने बोला वो अनभिज्ञ तो नहीं हो सकती इस पूरे प्रकरण से। और वो जो मेलोनी वाला कांड था और वो बंदर वाला कांड और अब ये सब कुछ, ये तो स्क्रिप्ट राइटर बताते प्रियंका थी, वो तो राहुल के अगेंस्ट सुपारी थी उनकी। बोले वो मेलोनी और बंदर वाला कांड का पता नहीं, लेकिन इस पूरे प्रकरण वंदे मातरम का जिस तरह से अपमान या उसको व्यवधान या ये जो ड्रामा चल रहा है पूरा मैसेजिंग के लिहाज से, ये प्रियंका वाड्रा इसको लेकर बहुत अपसेट है, बहुत नाराज है, और एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है और डिवाइड है पूरा पार्टी के अंदर। ये मेरा टेक, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम, बिकॉज अब वो इनसाइडर रहे हैं भाई पार्टी के, तो मेरे को उनको मानना पड़ा। वो कहते हैं कि भाई भूल सुधार का मौका था, कांग्रेस चाहती तो जो भूल हुई थी उस
37 वाली वो अब भूल सुधार हो सकती थी, लेकिन वो उसी भूल को दोहराते हुए मैसेजिंग है। और प्रियंका राहुल में बहुत तगड़ा डिवाइड पार्टी के अंदर हो चुका है, और यूपी चुनाव से पहले पहले ये चीज फ्रंट पर आ सकती है। ये उनका टेक था जो बार बार बता भी रहे थे, और इस पर लगातार वो फोकस कर रहे हैं। प्रियंका बहुत नाराज है, प्रियंका बहुत नाराज है, और प्रियंका राहुल के बीच में बड़ी खटपट शुरू हो चुकी है इस वंदे मातरम प्रकरण को लेकर, खासकर संजय जी। लेकिन मैं भी एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूँ, एक संजय जी। आपने जो कहा उस पर एक टिप्पणी कर दूं, हाँ फिर प्लीज, आप हाँ प्लीज। ले लीजिएगा प्रश्न। कि कुछ जो विशेष प्रकार के प्राणी जो कांग्रेस में लाए गए, इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे, वो तो प्रियंका के सौजन्य से ही लाए गए। तो नहीं, वो क्लियर है, वो बात क्लियर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्रियंका, मैंने इसलिए पूछा, प्रियंका अनभिज्ञ है, प्रियंका को नहीं पता, प्रियंका ये सब नहीं करा रही, प्रियंका इन सब चीजों से अछूती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये गेम तो दोनों तरफ से ही खेली जा रही है। लेकिन वैसे संजय जी, अगर मैं, कुछ लोग जो कहते हैं इसको, ये इस्लाम विरोधी, एंटी मुस्लिम और ये सारी चीजें, उसमें लोग कहते हैं कि बंकिम चंद्र के जो काल्पनिक उपन्यास है, जब आनंद मठ में जब छपा था, तो उस जब नारे में इस्तेमाल हुआ, तो कहते हैं कि हिंदू सन्यासियों को बंगाल के मुस्लिम शासकों के खिलाफ विद्रोह करते हुए दिखाया गया था। वो तो है ना, वो तो हाँ, सन्यासी तो रिबेलियन तो इसलिए, फैक्ट है ना हिस्ट्री का। हाँ, हाँ बिल्कुल, बंगाल को लेकर, इसलिए ये एक वर्ग विशेष से जुड़ता है, बाकी के चार छंद, इसलिए बहुसंख्यक का नारा है ये वंदे मातरम। देखिए, आनंद मठ में वो बाद में लाए हैं, ये इंडिपेंडेंट, जो पूरी की पूरी जो ये गीत है, ये इंडिपेंडेंट गीत था जी। उसको आनंद मठ में बाद में सम्मिलित किया गया है। तो आनंद मठ के जो कथानक है उसके साथ में वो था, ऐसी बात मुझे इसलिए उचित नहीं लगती क्योंकि वो इंडिपेंडेंट गीत था, स्वतंत्र गीत था। और उसको बाद में जब आनंद मठ छप गया, आनंद मठ प्रचलित हो गया, आनंद मठ लोकप्रिय हो गया, उसके बाद में उसको आनंद मठ में सम्मिलित किया बंकिम चंद्र जी ने। और जहाँ तक भावनाओं की आपत्ति बात तो है, नेहरू देखिए, जी ने भी जाहिर की थी आनंद मठ को लेकर, आरएसएस आनंद मठ। नहीं तो नेहरू जी तो वैसे भी वो तो कहते ही थे कि वो तो सांस्कृतिक रूप से तो मुसलमान अपने आप को मानते ही थे। नेहरू जी की बात पे किसी दिन आप बात करेंगे, क्योंकि नेहरू जी के ऊपर तो मैंने पूरी सीरीज की हुई है, ब्लंडर बॉय नेहरू, ब्लंडर बॉय नेहरू। सांस्कृतिक रूप से अपने आप को मुसलमान मानते थे वो। सांस्कृतिक रूप से अपने आप को मुसलमान मानते थे, तो उनका लिखा हुआ है, लोगों ने उद्धृत किया हुआ है। तो इसलिए उनकी तरफ से कुछ भी इस तरह की बात आती हुई तो वो कतई किसी भी प्रकार से अविश्वसनीय नहीं लगती। प्रश्न ये है कि कांग्रेस ने शाहबानों से, आपने शाहबानों का बहुत सटीक यहाँ पर ये लाया आपने इसका संदर्भ, कि शाहबानों से कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। अब यहाँ पर शाहबानों की तरह आप वंदे मातरम का विरोध करेंगे, उसके बाद फिर नीचे से फीडबैक आएगा, कुछ लोग आएंगे, आजकल पता नहीं इनका फीडबैक सिस्टम है भी कि नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो लेफ्टिस्ट के चंगुल में है। क्यों? क्योंकि राहुल लेफ्टिस्ट के चंगुल में है, और प्रियंका गांधी के भी जो हैं वो निकट सहयोगी सब लेफ्टिस्ट हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो थे आपके एक सनातनी, वो उनसे अलग हो चुके हैं, तो उनके पास भी कितना आता होगा फीडबैक पता नहीं। तो ये तो शाहबानो मूवमेंट इन्होंने कर दिया। नहीं तो शाहबानों से सबक नहीं लिया, या शाहबानों से सबक लिया इसलिए उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने की भी कोशिश है? दो चीजें हैं, एक तो आप कह रहे हैं कि शाहबानों से सबक नहीं लिया, उस वक्त जो है वो गुजारा भत्ता, एक महिला, अधेड़ उम्र की महिला, वो सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको पलट दिया गया संसद के जरिए, ये भी उसी तरह का उदाहरण है। लेकिन हो सकता है सबक लिया हो इसलिए ये सारी चीजें, सबक राजनीतिक सबक हो सकता है, वोट का सबक हो सकता है। वो एक्सपेरिमेंट कोई खराब तो गया नहीं था, वो एक्सपेरिमेंट तो फेवर में गया था ना संजय जी। जो उस वक्त जब वो चीज फेवर में गई है तो उससे कोई सबक तो पॉजिटिव वाले सबक लेगा। उस वक्त भी मौलानाओं का दबाव था, उस वक्त भी इसी तरह का दबाव था, एक मुस्लिम वोट बैंक का दबाव था। जब एक कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए पलट दिया गया, यहां पर एक
संसद द्वारा पारित कानून को अपने तरीके से सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव के जरिए पलटने की कोशिश है। उस वक्त जो लाभ मिला था लाभ, वो तो इतिहास में भी दर्ज है, वो तो लाभ मिला एक वर्ग का, और बहुत अच्छा लाभ मिला, तो वही लाभ शायद अब लेने की कोशिश है। लेकिन इसमें जो पीएम कहते हैं वो भी तो सही साबित हो जाता है फिर संजय जी। पीएम कहते हैं मुस्लिम माओवादी लीग, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस, ये नामकरण जो प्रधानमंत्री ने किया, तो ये तीनों तो सही हो गया। जैसे माओवादी तो खुद चिदम्बरम जी ने कह दिया मैं माओवादी, दिमागी नक्सली। दिमागी नक्सल है। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस, तो मुस्लिम लीग वाला भी ये जो वंदे मातरम, तो ये तो क्या आपको नहीं लगता कि वंदे मातरम पर कांग्रेस के स्टैंड ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सही साबित किया है और पीएम को सही साबित कर दिया कांग्रेस बिल्कुल ने? सही साबित किया, बिल्कुल सही साबित किया, 100% चाहे सही। माओवादी, चाहे दिमागी नक्सल, चाहे वंदे मातरम, पीएम सही थे मतलब। बिल्कुल सही थे, तीनों चीजों में सही है। दिमागी नक्सल वाला तो ये रोज ही करते हैं, उनके साथे जितने राहुल गांधी को छोड़ के बाकी सब लोग तो पूरा अपने आप को दिमागी नक्सल बता ही रहे हैं ना। चिदम्बरम जी ने अपने आप को दिमागी नक्सल बता दिया, और कई इनके नेता जो है वो आके और खड़े होके जोर जोर से अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। तो उसमें तो कहीं कोई समस्या की बात ही नहीं है। ये केसी वेणुगोपाल ने भी कोई चिट्ठी लिखी है संजय जी, ऐसा भी कुछ कई जगह कुछ छपा है, सोर्सेस से कुछ खबरें छपी हैं। केसी वेणुगोपाल ने एक चिट्ठी लिखी है सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव से पहले, जिसमें सारे स्टेट्स में ये कांग्रेस के फंक्शंस में 2 छंद ही गाए जाएंगे, ऐसी भी खबरें थी केसी वेणुगोपाल की। और ये ऑफिशियल लेटर जो है वो भी चल रहा है, वो कितना श्योर है नहीं है, लेकिन ये राजगोपालन जो कि जर्नलिस्ट हैं, अगर उनकी तरफ से भी बताया गया है कि बल्कि बाकायदा चिट्ठी लिख दी गई है, ऑफिशियल चिट्ठी कांग्रेस ऑफिस बेयरर्स को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 ही छंद गाए जाएंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी प्रस्ताव जो है वो पारित हो चुका है, और ये अब ऑफिशियल लाइन है कांग्रेस पार्टी की। ये चिट्ठी के लेकर कोई जानकारी है आपके पास संजय जी? मेरे पास जानकारी वही है जो आपके पास है, यानी मैंने देखा है कि भाई इस तरह की बात आई है, लेकिन ये तो एक इनका अवज्ञा आंदोलन हो गया। मजे की बात यह है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया, वो अंग्रेजों के विरुद्ध था। ये अवज्ञा आंदोलन जो है ये वंदे मातरम के विरुद्ध है, भारत के संविधान के विरुद्ध है। ये संविधान के भी विरुद्ध है और संविधान की लाल किताब के विरुद्ध है। तो ये बड़े मजे की बात हो जाएगी, फिर जगह जगह FIR होंगी, क्योंकि ये जो इसका सेक्शन 3 है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, तो इसके सेक्शन 3 में जहां पर नेशनल एंथम लिखा हुआ है, उसके साथ में नेशनल सॉन्ग ऐड कर दिया गया। नेशनल सॉन्ग का स्वरूप जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तय कर दिया गया है, और उसमें संदर्भ जो है वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रेजोल्यूशन था, वो संविधान में नहीं शामिल किया गया, लेकिन उसका रेजोल्यूशन था जिसका कि रिकॉर्ड है। तो ये स्थान पर FIR होगी तो होगी, एक और नया चैप्टर शुरू होगा, और इसको ये अपना अवज्ञा आंदोलन बताएंगे अगर, तो फिर उसका कैलकुलेशन कर लेंगे किस तरह से उसका अवज्ञा आंदोलन जो है वंदे मातरम के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन कितने लोग इनके साथ में करेंगे खड़े होके। कांग्रेस चाहती होगी FIR हो, कांग्रेस को पता होगा, और कांग्रेस शायद चाहती भी हो FIR हो, और स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग हो कि देखिए साहब हम पर FIR, मुसलमानों के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, जिस हद तक ओवैसी नहीं जा सकते, जिस हद तक अखिलेश नहीं जा सकते, जिस हद तक इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियां नहीं जा सकती हैं, उस तुष्टिकरण की हद तक हम देश के नेशनल सॉन्ग का विरोध करेंगे। FIR हम लोग झेलने को तैयार है। तो ये FIR तो इनके फेवर में जाएगी अगर होगी, जो कि भाई सही बात है। अब तो कानून बन चुका है, कोई हम में से, अगर आप में से, हम में से कोई करता तो अब तक तो FIR हो चुकी होती। जो सोनिया गांधी ने जो उस दिन हुआ, ऐसे करके रोका गया, व्यवधान पैदा हुआ, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। तो ये तो कोई और करता तो अब तक FIR हो चुकी होती, और ये शायद अंदाजा यहां भी होगा कि साहब ये लोग FIR चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सवाल इससे बड़ा ये है कि इंडिया अलायंस में तुष्टीकरण की रेस में कांग्रेस सबसे बड़ी फेस क्या बन रही है। बाकी पार्टियां, अखिलेश यादव, ओवैसी, ये जितने, ये तो पीछे छूट रहे हैं। या इनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, या
सनातनी समाजवादी कम से कम इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है, और अगर नहीं है तो वो खुलकर भी नहीं बोल रहे। यूपी चुनाव भी तो दिमाग में होगा संजय जी। ये सारी चीजें, वंदे मातरम का इस हद तक विरोध, इस एक्सट्रीम में जाकर विरोध, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इमरान मसूद कह रहे हैं कि, अच्छा वो भी मेरे को आपसे पूछना था, ये जो अभी आपने कानून का जिक्र किया, वो लोग एक एक्सक्यूज देते हैं कि गाऊंगा नहीं, सम्मान में खड़ा हूंगा। इसका मतलब वो कहते हैं हमसे थोड़ी ना जबरदस्ती, आप गाऊंगा नहीं, मैं सम्मान दूंगा, सम्मान में खड़ा होऊंगा, 3 मिनट 10 सेकंड पूरा सम्मान दूंगा, मैं नहीं गाऊंगा ना, मैंने गाया नहीं गाऊंगा। अब उसमें तो ये पेंच है, गाना अनिवार्य पेच थोड़ी है, ना है, पेंच है। पेच है, लेकिन वो पेच दूर भी किया जा सकता नहीं तो इमरान मसूद है। नहीं लेकिन गाएंगे, आपकी पिछली बात प्रताप पे आता गढ़ी, हूँ, बीके हरिप्रसाद। जी जी। आपकी पिछली बात पे आता हूँ हाँ कि साहब इससे वो कंसोलिडेट करेंगे अपना बेस। कोई कंसोलिडेशन नहीं होना, आपको तो चुनाव साथ में लड़ना है ना अखिलेश जी के। किसको कंसोलिडेट कर रहे हैं? और जो रिवर्स कंसोलिडेशन होगा उसका क्या होगा? आप खाली एम वाई पे, मजे की बात यह है कि आप वहाँ पे 100 से ऊपर सीटें मांग रहे हैं। 100 से ऊपर सीटों में आप कुछ भी करेंगे, जो यादव भाई बंधु हैं हमारे, उनका एक विचित्र प्रकार का सिस्टम है। जहां पर यादव कैंडिडेट नहीं होता या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता, वहां पर उनके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। और उनका मुसलमानों के साथ जो रिश्ता है वो प्योरली पॉलिटिकल और प्योरली ट्रांजैक्शनल है। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में, सर्वत्र स्थानों पर। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यादव इन 2 स्थानों के अतिरिक्त तो सब जगह बीजेपी का वोटर है। तो इस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप को आप बिना समझे वंदे मातरम का उपयोग यदि आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से, मेरा मूल उत्तर प्रदेश से जी। जब मैं सर्विस में आया तो मुझे राजस्थान का ऑर्डर अलॉट हो गया, तो मैं राजस्थानी हो गया। यहाँ 40 साल हो गए तो राजस्थानी ही हूँ, लेकिन मेरा मूल उत्तर प्रदेश से है। तो मैं उत्तर प्रदेश के सेंटिमेंट को अच्छी तरह से समझता हूँ। उत्तर प्रदेश में दिस इज गोइंग टू बैकफायर। दिस इज गोइंग टू बैकफायर, यू थिंक? एब्सोल्युटली, वेरी बैडली। सो ये तो फिर अखिलेश को भी बैकफायर करेगा। अखिलेश तो कुछ बोल ही नहीं रहे ना, वो तो अपना नॉन कमिटल से हैं, ये वो ऐसे वैसे कुछ। अखिलेश की कोई बाइंडिंग भी नहीं है, उनके अधिवेशनों में कभी वंदे मातरम गाया भी नहीं जाता था, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने ऐसे वैसे बस, उनको कोई हाँ ये है वो है, कुछ अपना छोटा मोटा चुटकुले उटकुले कर लेते हैं, उस तरह की बातें कर रहे हो। अखिलेश को इतना अंदाजा है कि खाली एम वाई पे वो चुनाव नहीं जीत सकते, है अखिलेश को अंदाजा। तो क्या ये जो पूरा कांग्रेस का प्लैंक है वंदे मातरम को लेकर, वंदे मातरम के विरोध को लेकर, और ये एक्सट्रीम अल्ट्रा प्रोमैक्स तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण का अल्ट्रा प्रोमैक्स वर्जन जो है कांग्रेस पार्टी का, एकदम एक्सट्रीम में जाकर, जो लेवल ओवैसी का नहीं है, जो लेवल दूसरे, मतलब कह रहा हूं मुस्लिम लीग का भी संभवतः उस लेवल का नहीं होगा विरोध, दक्षिण की पार्टियों का नहीं है, ये कांग्रेस जिस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंची है, ये यूपी चुनावों या उस 20% की लालच में ही पहुंची, इसमें तो कोई डाउट नहीं है शायद। मतलब इसमें तो नहीं कहा जा सकता कि ये सोनिया गांधी की पर्सनल प्रॉब्लम है वंदे मातरम से या भारत से, वो तो आचार्य प्रमोद की पॉलिटिकल लाइन थी। लेकिन टेक्निकल और फैक्चुअल लाइन तो ये है कि चाहे देवबंद का विरोध, चाहे मुस्लिम लीग का विरोध, चाहे इस्लामिक स्कॉलर का विरोध, चाहे एक वर्ग का विरोध वंदे मातरम को लेकर, खासकर नीचे के 4 छंदों को लेकर, और ये उसी अपीजमेंट के लिए किया गया, नंबर 1। नंबर 2, यूपी चुनावों में लड़ाई भी अगर 80-20, खासकर अखिलेश यादव अगर कहते हैं वो सनातनी समाजवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो भी जानते हैं कि ये सिर्फ एमवाई से नहीं जीता जा सकता, वो जानते हैं कि सिर्फ एम वाई मिला के 27.5% ही है वहां। यस, और रिवर्स पोलराइज हुआ तो और डेंजरस है भाई। पोलराइजेशन तो अगर 20% भी है, तो अगर 80% रिवर्स पोलराइज होता है इस वाले प्रकरण से, तो अखिलेश यादव के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन ये चीजें तो अखिलेश यादव को अनकंफर्टेबल करनी चाहिए, जो कि शायद नहीं कर रही हैं।
अगर कर रही होती तो वो, अब इसमें भी सर कैच ये है संजय जी कि ना वो इसका विरोध कर सकते हैं ना इसका समर्थन कर सकते हैं। नहीं तो अगर उनके आप, जैसे कांग्रेस भी चाहती तो चुप रह जाती ना, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए ये करना होता तो भाई ठीक है, तो वंदे मातरम गाना बंद कर दो, जनगण मन शुरू कर दो। उससे मैसेजिंग नहीं होती, तो किसको मैसेजिंग एफआईआर कर से रहे हो होगी यार? जो मैसेजिंग। जेब में है उसी को मैसेजिंग कर रहे हो। वो जेब में है या नहीं है संजय जी, वो भी तो है। बहुत लोगों की वो जेब में है। वो मैंने शुरू में ही कहा, हम, वो जेब में है या नहीं है। वो कोर में बहुत कोर हैं, असली लड़ाई उस कोर की है। उस 20 के पीछे कितने हैं? यूपी में तो लेकिन 20 के पीछे बहुत उत्तर है। प्रदेश में तो नहीं है ना, उत्तर प्रदेश में तो वो नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो दोनों साथ साथ मिलकर यदि लड़ रहे हैं, आप यदि साथ में नहीं लड़ रहे हैं तब बात अलग है। अभी तक तो यही साथ में लड़ रहे हैं, तो फिर तो ये तो एक अच्छा गुड कॉप बैड कॉप भी हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी सनातनी 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 खेलेगी, सनातनी समाजवाद, चंदा चोरी, राम भक्त, हम लोगों को कष्ट है, और कांग्रेस पार्टी अल्ट्रा प्रोमैक्स जो है तुष्टीकरण और मुस्लिम फेस, मुस्लिम लीग टाइप फेस। तो ये तो गुड कॉप बैड कॉप भी हो सकता है शायद। ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है क्योंकि एमवाई से 27% उससे नहीं जीता जा सकता है चुनाव यूपी का। और शायद अखिलेश यादव से 2 बार सवाल भी इस संदर्भ में पूछा गया, ऐसा नहीं पूछा गया, उन्होंने क्लियर जवाब नहीं दिया, वो कन्नी काट गए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं वो विरोध कर नहीं सकते हैं इसका, वो विरोध में बोल नहीं सकते कि नहीं वंदे मातरम का विरोध जो हो रहा है वो गलत है। तो जो माया मिली ना राम वाली भी स्थिति हो जाएगी, ना आप इसका विरोध कर सकते हैं ना आप इस बात का समर्थन कर सकते हैं। वंदे मातरम के विरोध का विरोध करने की हैसियत अखिलेश यादव में नहीं है, ना वंदे मातरम का समर्थन करने की हैसियत उनके अंदर है। स्मार्ट मूव जो आप कह रहे हैं वही है, चुप रह जाना चाहिए, और शायद वो चुप ही रह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी चुप रह सकती थी और चुप अखिलेश रह यादव सकते, इस मुद्दे पर चुप है। चुप रह स्मार्ट सकते मूव थे, फिर चुप अखिलेश रहने के यादव का बहुत है। सारे तरीके हैं, चुप रह सकते थे, बड़े आराम से रह सकते थे। अब मैं आपसे थोड़ा झारखंड के बारे में कहूंगा कि बधाई हो सबसे पहले तो आपको, आप झारखंड जाने वाले थे, दोबारा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, उनकी विजय हो गई। नहीं अभी सर बहुत आवश्यकता है, अभी वहां पर मैं छात्रों से बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं गेम कर रही है सरकार। नहीं जैसे गेम चल रही है वहां। मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी वहां पर एक पीयूष है, मैं नाम लेकर बताता हूँ, आपके शो में आने से पहले थोड़ी सी मैंने तैयारी करी थी। हम्म, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तो जेएसएससी जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग थी, तो जेपीएससी की हो गई, जेएसएससी में सिर्फ सीजेएल की करी है सरकार ने। बल्कि बल्क रिक्रूटमेंट जो उन्होंने मुझे बताया, एक पीजीटी, एक्साइज और नगर पालिका, इसकी नियुक्तियां बल्क होती हैं, वो परीक्षाएं रद्द नहीं की हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने मुझे बताया कि ये पूरा मामला जो छात्र हैं वो सारे पहुंच गए कोर्ट के अंदर। जब उनसे बात हो रही थी उन्होंने कहा 3 बजे सुनवाई है, आज 3 साढ़े 3 बजे सुनवाई है। वो सुनवाई है सरकार के आदेश पर स्टे को लेकर। सरकार ने तो अच्छा अच्छा कर दिया, देखो हम जो कर सकते थे, वो छात्र कह रहे हैं कि सरकार कैसे गेम कर रही है। सरकार ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि हम तो स्टे कर रहे हैं भाई तुम्हारे लिए, देखो हम कितने एक्सट्रीम चले गए, हमने नियुक्तियां रद्द कर दी जो है। और ये उन्होंने कहा भी, इरफान अंसारी जो कांग्रेस के कोटे से मंत्री है झारखंड में, उन्होंने कहा कि जो सबसे मुश्किल फैसला था, जो हो नहीं सकता था, जो सपने में कोई सरकार नहीं कर सकती थी, हमने कर दिया। राहुल गांधी के कहने पर राहुल गांधी ने पहल की और राहुल गांधी की वजह से छात्रों के हित में हेमंत सरकार ने फैसला लिया। तो उन्होंने बताया कि ये जब छात्र की जो परीक्षाएं, जो नियुक्तियां रद्द हुई हैं, तो नियुक्तियां रद्द होने से जिनकी नौकरियां गई वो सारे पहुंच गए हैं कोर्ट। अब कोर्ट में अगर इस पर स्टे लगता है, क्योंकि उसमें आधार मांगा जा रहा है, जो सुनवाई के दौरान जो बात हुई, जो पक्ष रख रहे हैं, कुणाल है उनमें से, एक टीचर है वो, कुणाल और पीयूष, 2 छात्र, मैंने उनसे आपके शो में आने से पहले बात की। उन्होंने बोला अमन जी, जो एक आधार होता है परीक्षाओं को रद्द करने का, वो सरकार ने आधार ठोस नहीं है। तो जब आधार ठोस नहीं होगा तो कोर्ट स्टे लगा सकती है सरकार के ऑर्डर पर, और अगर कोर्ट ने स्टे लगा दिया सरकार के ऑर्डर पर, तो फिर फेस सेविंग सरकार की ये होगी कि हमने तो भाई छात्रों के हित में जो कर सकते थे किया, परीक्षाएं रद्द की। ये भी छात्र हैं, ये भी जेनजी हैं, इनकी नियुक्तियां रद्द हुई, ये लोग कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब तुम्हें धरना करना है तो कोर्ट में जाकर धरना करो। और कोर्ट में भी सरकार की तरफ से मजबूती से पक्ष रखने के लिए कोई बेसिस नहीं है। उन्होंने कहा कि अधियाचना भी वापस नहीं ली गई अभी तक, जो अधियाचना, जो रिक्विजिशन भी वापस नहीं ली गई है।
कह दिया चलो कर दी हमने जेपीएससी और जेएसएस सीजेल हमने रद्द कर दी, लेकिन पीजीटी एक्साइज नगर पालिका नंबर 1 वो रद्द नहीं, नंबर 2 अधियाचना वापस नहीं, तीसरा जो सबसे स्ट्रांग उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता, उन्होंने जो बताया, जो छात्र वहां ग्राउंड पर है, अधियाचना वापस नहीं ली गई है, चौथा आधार नहीं दिया गया है कुछ नियुक्तियां रद्द करने का। तो सरकार का फैसला कोर्ट पलट देगा या पलट सकता है। तो सरकार ये कहेगी अब आंदोलन करना है तो जाकर कोर्ट के बाहर बैठिए। ये उनका झारखंड को लेकर है। तो लड़ाई अभी, और ये जो 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है, ये भी डीजीपी, उन्होंने बताया कि डीजीपी ने समय मांगा। बोले डीजीपी वहां आए, डीजी ने बोला कि भाई आप 2 महीने का हमको समय दे दीजिए, 2 महीने में अगर आपको भरोसा नहीं लगा, जांच ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ी, तो हम इसको फिर जो है फिर हम सीबीआई जांच की तरफ बढ़ेंगे। तो ये अलग लेवल की गेम है संजय जी वहां पर जो चल रही है, और छात्रों के खिलाफ ये गेम चल रही है। दिखने में लग रहा है कि सरकार झुक गई है, वहां तो पहले दिन से चल रहा है कि इस छात्रों के आंदोलन के अंदर घुस के किसी तरह से अपने लोगों को प्लांट करके वहां उनको तोड़ा जाएगी। जेपीएससी वाले इधर खड़े हो जाओ, जेएसएससी वाले इधर खड़े हो जाओ, देखा आधे इधर आओ आधे इधर आओ टाइप्स होता है। तो ऐसा चल रहा है, जेपीएससी वाले इधर, जेएसएससी वाले इधर, उनको तोड़कर। और जेएसएससी में भी पीजीटी एक्साइज नगर पालिका, वो पीजीटी जिसमें अभय तिवारी टॉपर, वो वाली रद्द नहीं हुई है। जो अच्छा। सबसे ज्यादा जो विवाद है अभय तिवारी जिसमें टॉपर, पीजीटी वाली रद्द नहीं हुई है। तो वो कह रहे हैं हमारी मांग, अब उस मांगों में भी पेच ये है कि इतने सारे छात्र इतने गुट बन गए हैं। प्रॉब्लम ये भी है वहां पर, कोई एक फोकस्ड, कोई एक प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, तो वहां पर आंदोलन के अंदर इतने गुट बन गए। तो असली बात, एक छात्र वहां नारा लगा रहा था, हेमंत है तो हिम्मत है। वेरी गुड। तो वो तो वो छात्र, जो पार्टी के कार्यकर्ता छात्र बनकर घुसे हुए हैं। तो ये अब ये तो देखिए सब ये राजनीतिबाज लोग जो हैं वो तो सब ये करते ही करते हैं निश्चित रूप से। और लेकिन ये गेम है, और अगर ये स्टे हो गया तो फिर तो कोर्ट के बाहर धरना देंगे छात्र। फिर वो कह रहे हैं आप जाइए कोर्ट के बाहर जाइए, वहां धरना दीजिए। फिर हमारे लिए धरना दिया, हमने कर दिया, हमने परीक्षा रद्द कर दी, अब कोर्ट अगर स्टे लगा देगा तो हम क्या करें। पुरानी टेक्निक है ये। हाँ, ये वाली अच्छा, टेक्निक एक तो मैं आपको पता होगी कैसे और होता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका एक बहुत पुराना एक इंटरव्यू है, बहुत पुराना, 8-10 साल पुराना होगा, जो आपने हामिद अंसारी साहब के साथ किया था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। याद आया आपको? नहीं नहीं, अरे वो भूल सकता हूँ मैं। वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति पद से रुखसत हो चुके थे उसके बाद। जी, हो चुके थे। जी 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 हो चुके थे, तो इसका मतलब ये करीब 7 साल पहले की बात होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तब मैं तो जी न्यूज में उस समय। तब आप जी न्यूज में थे। जी। तो आप जब उनसे इंटरव्यू करने गए तो आपसे पहले उन्होंने पूछा नहीं कि आप क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, या आपको ओपन वार्तालाप के लिए तैयार हो गए? नहीं संजय जी, उस वक्त ना, आप ये मीडिया में ऐसा होता है कि जब भी कोई बुक लिखता है तो उसके जो पब्लिशर होते हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं किताब के प्रचार के लिए। जैसे अभी भी हमको कोई मैसेजिंग आते हैं कि आप इनका इंटरव्यू कर लीजिए, आप इनका इंटरव्यू कर लीजिए। तो हमको उसकी कहानी ये है कि हमको जी न्यूज को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके पब्लिशर का फोन आया था कि हामिद अंसारी जी की एक किताब आ रही है, तो हम चाहते हैं कि जी न्यूज एक इंटरव्यू करे, किताब में क्या है, कैसे उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी, उनका कवर पेज कैसा है, और हामिद अंसारी जी की शख्सियत और क्या है। तो एक पीआर इंटरव्यू की बात थी, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, सारे चैनलों में होता है, आपको भी पता है कि पब्लिशर नहीं, फोन वो कर। तो हमारे पास भी लगातार आती रहती हैं, जी, किताबें आती रहती हैं, तो वो उसके ही, रिक्वेस्ट आती तो जी रहती है, न्यूज में हम जब मैं करते था भी तो रहते हैं। जी जी बिल्कुल जी। तो जब उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, तो मुझे मेरे आउटपुट एडिटर ने बोला अमन आपको एक इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने मुझे किताब दे दी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये किताब है भाई, और आप जाइए और आप इंटरव्यू कर लीजिए। तो उस वक्त तक की कहानी ये थी कि भाई किताब मेरे हाथ में थी, तो मुझे बोला गया था कि वो हाईलाइट भी करके देते हैं किस किस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। अब पूरी किताब तो आप जो है शाम को दी, अगले दिन सुबह इंटरव्यू करने जाना है, तो आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं पूरी, तो वो कुछ हाईलाइट करके देते हैं कि ये इस किताब के मुख्य हाईलाइट्स हैं, आप इस पर सवाल पूछ सकते हैं। तो उनको आपत्ति इसलिए नहीं थी क्योंकि भाई मैं भी किताब लेकर गया था, तो उनको ऐसा ही लगा था कि भाई मैं आऊंगा, वही किताब
क्योंकि उससे पहले 10 इंटरव्यू हुए थे उनके। मतलब मुझे याद है आशीष कुमार सिंह है एबीपी में, उन्होंने भी किया था, सारे मीडिया चैनल्स ने उनके इंटरव्यू किए थे, 10-12 हो चुके थे मेरे से पहले। तो फिर मैं भी वो किताब लेकर पहुंचा था, बट पूछते किताब का पूछते ही, नाम क्या था, मैं भूल गया, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। किताब है मेरे पास, शायद यही ना पड़ी हो, एक मिनट देना, हामिद अंसारी वाली किताब मैं लाता हूँ, मैं उसको तो मैंने बहुत अच्छे से फ्रेम करके यहाँ रखा है। अच्छा। वो किताब बहुत पवित्र है मेरे लिए, उस किताब की वजह से कई लोगों ने मुझे जाना। तो मैं वो किताब वहां पर लेकर गया था जब, तो भाई सामान्य सवाल कि आपने किताब क्यों लिखी, लेकिन फिर वही कि जो मन में ज़हन में सवाल थे तो वो पूछ लिए। और वो, हाँ ये किताब है, देखिए मैंने कहा मैंने रखी हुई है, हैप्पी एक्सीडेंट, ये वो किताब, ये हैप्पी एक्सीडेंट, ये मैंने रखी है अपने ऑफिस में, ये देखिए। तो इस किताब में ही उन्होंने बल्कि हाईलाइट वाईलाइट करके मुझे दिया था कि आप जाइए ये सब। इसमें एक दिलचस्प कहानी है छोटी सी, मैं बताता हूँ आपको। जब मैं इंटरव्यू करने जा रहा था तो मुझे बताया गया था कि भाई एक मीठा मीठा प्यारा प्यारा सा और क्यूटी सा एक इंटरव्यू जो है, आप कैसे हैं, क्या आपने, इस कवर पेज बहुत सुंदर है, इस कवर पेज के पीछे की कहानी क्या है, ये ब्लैक क्यों है, हैप्पी एक्सीडेंट का मतलब क्या है, जो एक होता है पीआर इंटरव्यू, किताब का प्रचार। लेकिन मैं उस संदर्भ में, मैं जब मैं किताब इंटरव्यू करने जा रहा था तो उस वक्त हमारे बॉस, उस वक्त सुधीर चौधरी, तो उनसे, उन्होंने मुझे ये चीज कही थी कि भाई किताब का प्रचार नहीं, तुम्हें जो पूछना है वो पूछना। अच्छा। बस, मतलब ये कहानी नहीं किसी को मैंने बताई थी। हाँ। और शायद वो भी 3-4 मिनट पहले हुआ था, जब मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, वो चेयर पर बैठ चुके हैं, मैं अपनी मैं टाई भी नहीं लेकर गया था, तो वो, अच्छा ये भी कहानी है, टाई भी उनके स्टाफ ने मुझे दी थी, आप लगा लो टाई, मगर चलो टाई भी उनकी दे दो, तो टाई भी हमने लगाई। तो जब मैं इंटरव्यू शुरू करने जा रहा था तो अचानक फोन बजा, उस वक्त जो हमारे मैनेजिंग एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जी, तो कहाँ हो चोपड़ा जी, मैंने बोला मैं हामिद अंसारी जी का एक किताब आई हो उस पर। तो उन्होंने बोला कि तुम जी न्यूज की तरफ से हो, ये किताब का प्रचार करने मत जाया करो, किताब का प्रचार नहीं, सवाल पूछने हैं, जो तुमको सवाल लगते हैं वो सारे सवाल पूछने हैं, पीआर इंटरव्यू मत करना। मैंने कहा ये अलग ही कहानी है। तो शायद 1.5-2 मिनट के अंदर अंदर मैं दिमाग में तैयारी, 2 मिनट की तैयारी थी वो, मतलब ये भी फैक्ट है, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत तैयारी करके इंटरव्यू करने गया था उनका। तो बस बैठा, और फिर तो धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन, मैं तो आज भी नाम रटे हुए, जितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई है वो भूल नहीं सकते हम लोग। मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग कहते हैं लिंचिंग का धर्म, लिंचिंग का धर्म, तो मेरे को तो आज भी रटे हुए हैं, जैसे मैं आज भी 10 नाम बोल सकता हूँ, त्रिलोचन मैचो, दुलाल कुमार, ये सारे ऐसे नाम है, अंकित त्यागी, दिलबर नेगी, मैं 50 नाम बोल सकता हूँ। तो वही मैंने उनसे पूछा। तो उस वक्त मुझे इंटरव्यू की तैयारी की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि ये चीजें कम से कम मेरे अंदर आत्मसात हैं, ऐसी चीजें कि जब अगर इस तरह का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाएगी कि आप कहेंगे कि देश ने, आप मतलब मुसलमान आप असुरक्षित है, एंड आप, और आप कह देते हैं, तो बस वो 2 मिनट की उनकी तैयारी उनकी थी सर। उनकी पुस्तक में था कि मुसलमान असुरक्षित है उसकी। हाँ हाँ था, बिल्कुल था, उन्होंने लिखा था। तो यही तो मैंने कहा, आपको तो सब दिया देश ने, भाई आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप ये रहे, आपको देश में तमाम उच्च पदों पर रहे। अभी तो रॉ वाला नहीं पूछा मैंने, कई लोग बहुत नाराज हुए मेरे से, वो आपको तो पता है। उन्होंने आपको रुखसत कर दिया बीच में ही। हाँ हाँ, लेकिन रॉ वाला तो आपको ज्यादा पता है मेरे से, कई कुछ लोग रॉ बहुत वालों को नाराज हुए उन्होंने उस पूरा इंटरव्यू। पूरा उनको एक्सपोज करके और मरवा दिया था। हाँ, अब ये तो कई, जब मैंने इंटरव्यू किया तो कई लोग मेरे से नाराज हुए अमन जी, कि आपको, जो उन्होंने रॉ के कई मिशंस को ऐसे आरोप लगते हैं, उन्होंने एक्सपोज किया अपने एसेट्स को, जो अपने इंडियन एसेट्स थे उनको लेकर जो उन्होंने किया, जो आरोप उन पर लगते हैं, तो आपने वो नहीं पूछा। खैर पूछने को तो फिर हमेशा इंटरव्यू अधूरा है। अभी मुक्तेश्वर आनंद से जो आपसे बात हुई, आपने भी मुझे कहा कि इसको ये सब किया जा सकता था, तो हम तो जितना कर सकते उतना किया, बहुत चीजें हमेशा छूटती हैं, हाँ, वो तो है लेकिन ऑब्वियसली, ये वो देर कैन नेवर हमेशा बी होता है। अ परफेक्ट परफेक्ट, इंटरव्यू। जी, को हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, हमेशा हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, उससे सीखते हैं, अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीज ये मैंने नहीं बताई कि ये 2 मिनट की तैयारी थी। वो कुर्सी पर बैठ चुके थे, माइक लग चुका था, मुझे फोन आया कि ये मीठा मीठा वो किताब का प्रचार करने नहीं गए हो तुम्हें जाके सवाल पूछने हैं।
और ये मुझे नाम लेने में हिचकिचाहट नहीं है, सुधीर चौधरी थे जिन्होंने फोन किया और बोला कि नहीं भाई तुम प्रॉपर पत्रकार हो, तुम किताब का प्रचार करने थोड़ी ना गए हो, जाओ इंटरव्यू करो अपना, जो तुम्हें पूछना पूछो। और 2 मिनट का समय था, उसकी तैयारी का समय नहीं था, लेकिन अब वो बैठ चुके थे, अंदर से आवाज आई, तुरंत जाके बैठा, फिर वो जैसे आपसे बातचीत हो रही है उसी तरह की बातचीत। और कभी कभी होता है कि हम बहुत तैयारी करते हैं, वो इंटरव्यू नहीं चल पाता, और जिसमें हम 1 मिनट की तैयारी करते हैं कभी कभी वो चीज अच्छी चली जाती है संजय जी। तो वो शायद वो उदाहरण वो था हामिद अंसारी का। हामिद अंसारी क्या उस समय जब ये रिटायर हुए थे तब बड़ी मीठा मीठा जो है भिगो भिगो के प्रधानमंत्री जी ने भी उनको हाँ, चलाए सदन के थे। अंदर मुझे याद है उन्होंने कहा था कि अब आपके अंदर वो आप घुट घुट कर नहीं, अब आप खुल कर बोल सकते। आप हाँ उसी तरह के परिवेश में जिसमें आपका मन लगता है उसी में अब आप जा सकते जी, हैं। याद है मुझे, याद है मुझे, याद है, याद है, याद हम्म, है, याद है। और खासकर उस इंटरव्यू के बाद इस चीज का जिक्र जब मैंने टैप शुरू किया था तब भी मैंने बताया था। उस इंटरव्यू के बाद उनके एक सहयोगी भी थे, उन्होंने, मैंने सुना जाते जाते जब हामिद अंसारी जी जा रहे थे तो उन्होंने उनको कहा था ही शुड गेट व्हाट ही डिड। ये मैंने सुना, he should। ही शुड गेट व्हाट ही डिड, अच्छा, मतलब ये चीज सीधे मैंने धमकी। सुनी। अब वो चीज ठीक है आई गई हो गई, लेकिन फिर मुझे लगा बाद में जो जो चीजें मेरे साथ हुई मैं कभी कभी जोड़ता हूँ उनको। हमको कभी कभी लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी में नोट कर लिया जाता है किसका क्या करना है, उस वक्त कुछ नहीं होता, वो तो चीजें क्या, बाद में हुई। जैसे? जैसे राजस्थान अगले साल ही, वो भी सिडिशन, देशद्रोह अच्छा अच्छा में अच्छा अच्छा। जोड़ने। मैं ये चीज ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे वो हामिद अंसारी का इंटरव्यू, लेकिन मैं जोड़ सकता हूं क्रोनोलॉजी के हिसाब से कुछ चीजें। मेरे को डाउट होता है जब वो इंटरव्यू हुआ उसके बाद ये जो संवाद हुआ, वो जाते वक्त जो उन्होंने कहा, और उसके अगले साल ही हुआ था एफआईआर, वो भी सीडिशन, देशद्रोह की। फिर उसके बाद तो जैसे झड़ी सी लग गई थी, इतनी कंप्लेंट्स सारे शोज को लेकर, सारी एनबीएसडीए में कंप्लेंट्स, फाइन्स, एक तो झड़ी सी लग गई थी सारी चीजें, तो बैक टू बैक चीजें हो रही थी। तो उस वक्त भी मैंने एक चीज बहुत रियलाइज की थी संजय जी कि हम लोग टीवी में, लीनियर टीवी में हम लोग जो अपनी बात रख रहे हैं, असली नरेटिव बिल्डिंग डिजिटल सोशल मीडिया पर हो रही जो मुझे लग रहा था, तो एक दुष्प्रचार का सबसे बड़ा हथियार ही डिजिटल था, सोशल मीडिया था। ये चीज तो मैंने पर्सनली बहुत फेस की। मैंने एक सवाल उठाया, पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज होना चाहिए, या पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज कब? तो एक पत्रकार है राहुल देव, ओहो, हाँ वो बड़े उन्होंने सेक्युलर लिख हैं। दिया कि ये तो फाइनल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ये जैसे यहूदियों का हुआ था ये। मैंने कहा वो फाइनल सॉल्यूशन, पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज की मैंने बात करी थी, तो पत्थरबाजी का तो होना चाहिए, पत्थरबाजी का तो होना चाहिए। तो उन्होंने इसको लेकर, तो मैं कह रहा हूं एक बहुत ही डिजाइंड तरीके से चीजें राजस्थान के बाद पिक करी, हर शो, हर उस पे कंप्लेंट्स, हर पर फिर एफआईआर, फिर अलग अलग स्टेट्स में। तो मैं जोड़ता हूं कभी कभी। करेक्ट। तो आपका वो पहले सवाल पे ही खत्म हो गया था या और थोड़ा? नहीं, 27 मिनट के आसपास का ही रह पाया था वो, क्योंकि हर चीज ये भी एक, अब ये बता देते हैं तो लोगों को लगता है कि बता ही देते हैं। हमेशा क्या होता है सर, इंटरव्यू जब हम करने जाते हैं तो शुरुआत ऐसे ऐसे धीरे धीरे ही हो, या पहले ही अगर हम सीधा आ जाते हैं तो वो 2-4 मिनट ही चले, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हमें कंटेंट चाहिए होता है। विमुक्तेश्वरानंद का जी का भी जब किया तो शुरुआत में मैंने उनको अपनी बात रखने का मौका दिया, वो मंच है, वो भी अपनी बात रखे भाई। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई किसी की बात, ना बीजेपी की बात करने जा रहे हैं ना किसी की बात, हम तो अपनी बात करने जा रहे हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं उनको भी मंच देना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें तो इन सारी चीजें, वही आपको क्या लगता है आपने किताब क्यों लिखी, क्या था मकसद, किस लिए था, वो सारी चीजें। तो शुरुआत में 2 4 5 7 10 12 मिनट तक होता है, फिर उसके बाद आप अपने सवाल लेते हैं, तो एक ड्यूरेशन होती है जो हमको इंटरव्यू मिलता है। यही है भाई मुक्तेश्वरानंद जी के साथ तो ये 27-28 मिनट के आसपास का था पूरा इंटरव्यू, क्योंकि बहुत छोटा था, आखिर में वो उखड़ गए थे तो माइक वाइक हटा दिया था उन्होंने, क्योंकि अभी हो सकता है मैं रॉ पर आता बाकी और चीजें आती, लेकिन वो तो आप थोड़ा नाराज। एक तो ये लिंचिंग वाला सवाल पूछ पाए थे, और क्या? अभी मुझे एग्जैक्टली इंटरव्यू ध्यान नहीं है, और क्या क्या पूछ लिया था आपने? उस किताब से, संदर्भ से सारे सवाल किताब को लेकर ही थे, तो मैं किताब के बाहर भी नहीं गया था। वैसे किताब में बहुत चीजें कही गई थी, किताब में ये कहा गया था कि
एक इस चीज का बहुत, जैसे राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि व्हाई इज वेस्टर्न कंट्रीज ऑब्लिवियस, मतलब जो भारत में हो रहा है उसको लेकर वेस्टर्न नेशंस आर दे ऑब्लिवियस, मतलब वो चुप क्यों है। तो किताब में इस तरफ भी इशारा था कि भाई एक तरीके की क्या इंटरफेरेंस होनी चाहिए भारत के अंदर, जो हालात हैं माइनॉरिटीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंताजनक वो भी था। तो मैंने उनसे पूछा था कि मतलब क्या इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं भाई, दखलंदाजी की तरफ, कि बाहर के देश आके थोड़ी ना हमको, एक वो सवाल था। बाकी और सवाल थे इस तरह के जो उन्होंने, इसके अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं है वो था। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल उनके करियर ग्रोथ को लेकर भी था, जो उन्होंने कहा था कि उनको उनके रिलीजन की वजह से वो ग्रोथ नहीं मिली देश में जो मिलनी चाहिए थी। अब मैंने कहा प्रभु आप तो मतलब आप 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह गए। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वो तो जितने देशों में राजदूत और तमाम यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सब कुछ रहे हैं वो तो। वो तो सरकार चली गई, नहीं तो प्रेसिडेंट बन जाते। हाँ, अच्छा एक और चीज इसमें दिलचस्प थी, मैं हामिद अंसारी जी से पहले भी मिला हुआ हूं, इस इंटरव्यू से पहले मैं राज्यसभा टीवी में था। तो राज्यसभा टीवी में हामिद अंसारी जी के ओएसडी गुरदीप सिंह सप्पल राज्यसभा टीवी के सीईओ थे। गुरदीप सिंह सप्पल जो कि वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के उस वक्त ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ही वाज सीईओ विद राज्यसभा टीवी। तो मैं राज्यसभा टीवी में भी करीबन 3-4 साल रहा था। उस दौरान जब राज्यसभा टीवी के एम्प्लॉयज से मिले थे तो मैं उनसे भी मेरी जो है बात हुई थी, संवाद हुई थी। तो जब मैं उनसे मिला था मैंने इस बात का जिक्र किया था। तो सीबीएम बहुत अच्छा था, सीबीएम मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहुत अच्छा था इंटरव्यू से पहले। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि भाई मैं आपके राज्यसभा टीवी में मैं कार्यरत था, मैं वहां पर एंकर था। तो एक हमारा बहुत अच्छा रेपो हो गया था इंटरव्यू शुरू होने से पहले। तो उनको लगा कि अच्छी अपना आदमी है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर। फिर धीरे धीरे एक रेपो बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है किसी भी साक्षात्कार से पहले, उसको कंफर्टेबल करना। तो वो बहुत कंफर्टेबल हो गए थे शुरुआत में। अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी बहुत कंफर्टेबल हुए, तो उन्होंने, उनका भी मैंने आशीर्वाद वगैरह लिया था, तो वो भी बहुत खुश थे। चलिए, इट्स तो इम्पोर्टेंट टू ऐसे ही बिल्ड आप और इंटरव्यूज लेते रहें और कंटेंट बनाते रहें, अच्छा करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की चर्चा को ये देते हैं विराम यहीं पर। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।